हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं यही चाहूँगा आप फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज सेकंड चैप्टर का 6th लेक्चर है। पिछले वीडियो में आपने 2.5 में पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। आपने पढ़ा 2 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, 3 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, 4 चार्ज के केस में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे और n चार्ज के केस में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ये आपने पढ़ा। तो ये जो अगला टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी पर ही है। इसलिए अगर आपने 2.5 नहीं देखा है तो आप उसे देख लें, क्योंकि अगर आप उसे देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उसके आगे का टॉपिक है और ये भी पोटेंशियल एनर्जी का ही टॉपिक है। थोड़ा सा इसमें कंडीशन चेंज हो गई है, लेकिन थोड़ी कंडीशन चेंज हुई है, पूरी की पूरी कंडीशन चेंज नहीं हुई है। तो वो आना चाहिए, तो ये अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, क्या डिराइव करना है, वो आप देखें पहले। अच्छा, एक बात ये भी बता दूं, ये जो टॉपिक मैं करवा रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी वाला, इसका एनसीईआरटी में नंबर लिखा हुआ है 2.8.2। आप देख सकते हैं सेकंड चैप्टर का, तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। ऐसे लिखा हुआ 2.8.2, ये इसका नंबर है सेकंड चैप्टर का। तो वही डेरिवेशन मैं करवा रहा हूं। अब डेरिवेशन क्या है, इसको समझना है। कंडीशन ये है, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। लिखा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, भाई इससे पहले भी आपने निकाली है, ठीक है। Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, उनमें भी डिस्टेंस R था। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बस ये अलग आ गया, ये नहीं था। उसमें क्या था, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता पिछले वाले का, कि उसमें क्या था कि एक चार्ज Q1 था, उसे लाके आपने यहां रख दिया। Q1 को इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, ये यहां रखा। अब इस Q1 को जब इन्फिनिटी से लाके यहाँ आपने रखा, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इन्फिनिटी पर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। उसके बाद एक दूसरा चार्ज था, जब ये तो यहाँ आ गया, फिर एक दूसरा चार्ज था Q2, वो भी इन्फिनिटी पे रखा था, उसको लाके यहाँ रख दिया। इनके बीच में डिस्टेंस हो गया R। तो आपने निकाला कि अब आपने कितना वर्क डन किया Q1 को इन्फिनिटी से लाकर यहाँ रखने में, Q2 को इन्फिनिटी से लाकर यहां रखने में। तो जो आपने किया वर्क डन, वो वर्क डन इस सिस्टम में, इन चार्जेस में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो वो आपने एक्सप्रेशन निकाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन यहां थोड़ी सी जो चेंज कंडीशन ये है बेटा, उसको समझना है कि अब इस बार क्या हो रहा है कि जब आप Q1 को इन्फिनिटी से लाके यहां रख रहे हो, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ऑलरेडी, यानी कि कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कोई दूसरा सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो प्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको देखो, समझो। कंडीशन ये है, हमने मान लिया कि यहां ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ये E प्रेजेंट है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है या लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रही है, कोई भी केस हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा डेरिवेशन वैसे ही होगा, बस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो ये कहीं से तो आ रही होगी, किसी पॉइंट से तो ओरिजिनेट हो ही रही होगी। भाई इंक्रीज कर रही, डिक्रीज कर रही, यूनिफॉर्म है, वो तो बात अलग हो गई, उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। यूनिफॉर्म मान लो, नॉन यूनिफॉर्म मान लो, इंक्रीजिंग मान लो, डिक्रीजिंग मान लो, उससे कोई फर्क नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये किसी सोर्स से आ रही होगी,
ठीक है, इतना समझ में आया। तो जब ये सोर्स एरिया, अभी देखो मैंने पैरेलल लाइन नहीं बनाया, अगर मैं ऐसे बहुत सारी लाइन बना दूं तो फिर ये क्लियर हो जाएगा मेरी तरफ से कि भाई मैंने तो भाई पैरेलल लाइन बना दी तो यूनिफॉर्म हो गई। तो इसलिए मैं यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म कैसी है वो दिखा नहीं रहा, मैं सीधी एक लाइन बना दिया बस। अब इसमें कुछ भी हो सकता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, गुड। अब ये देखो कि मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट बहुत आसान सा डेरिवेशन समझना है बस आप लोगों को, ठीक है, कोई टिपिकल नहीं है। वैसे देखोगे ना तो आपको लगेगा बहुत टिपिकल है ये, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आपको बोलेगा अरे बड़ी तो बड़ा आसान है, देखने में तो बड़ा टिपिकल लग रहा है, पता नहीं क्या क्या दे रखा। अब क्या हो रहा है, हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी, ठीक है। अब ए पॉइंट पर, ये ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, तो उस पोटेंशियल को हमने रिप्रेजेंट करा VR1। ये ध्यान से समझना, ए पॉइंट के पोटेंशियल को हमने रिप्रेजेंट करा VR1। अब R1 का मतलब क्या हुआ, V तो पोटेंशियल समझ में आ गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोड्यूस हो रही है तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल भी होगा। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रही है, किसी चार्ज से, अगर मान लो ये चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो यहाँ पर कुछ ये चार्ज पोटेंशियल भी प्रोड्यूस करेगा, तो उस पोटेंशियल को हमने रिप्रेजेंट करा VR1। R1 का मतलब ये हो गया कि जहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस होगा, तो जब यहाँ से यहाँ का कुछ डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हमने मान लिया R1। अभी आपने R1 मान लिया, अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो V, तो इसका मतलब होगा VR1, R यानी कि पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R1, यानी कि जहां से सोर्स रखा हुआ चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जो पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, उससे लेकर यहां तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट पर पोटेंशियल होता है। क्या देखो, पोटेंशियल जब आप किसी पॉइंट पर बताते हैं तो पोटेंशियल तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो V इक्वल्स टू क्या होता था, KQ/R। तो अगर कोई चार्ज किसी पॉइंट पर पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है तो कोई डिस्टेंस भी तो होगा कि इतना डिस्टेंस है, यहाँ पर कितना कर रहा है, जैसे ये चार्ज रखा है, मैंने कहा Q है, ये यहाँ कितना प्रोड्यूस करेगा, यहाँ कितना प्रोड्यूस करेगा, यहाँ प्रोड्यूस, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता होना चाहिए तभी तो निकालेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता होना चाहिए तभी निकालेंगे। इतनी बात आई समझ में? अब ऐसे ही हमने क्या किया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कहा कितना होगा, अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, हमने ये मान लिया कि भाई ये प्लस है, दूर जाते जा रहे हैं और पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज अभी मान लिया, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा V। अब V तो पोटेंशियल होगा ही होगा, लेकिन कितना होगा उसको हमने लिखा R2, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा R2, यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस R2, तो जो भी वैल्यू उस डिस्टेंस पर आएगी वो हो गया VR2, यानी कि पोटेंशियल इतने डिस्टेंस पर, यानी इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया VR2 से, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होगा वो हमने R2 ले लिया और जितना ही पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा हो। इतना क्लियर? इट्स ओके। अब एक पॉइंट आपको और देखना है कि अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पर मैं एक चार्ज रख दूँ, फॉर एग्जाम्पल समझना ये Q1 अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये चार्ज इस पॉइंट पर यानी कि B पॉइंट पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा वो मैं कैसे लिखूंगा, बहुत आसान तरीका है। मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं चार्ज रख दूँ तो यहाँ पर मैं अगर चार्ज रख रहा हूँ तो वो जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा B पॉइंट पर, तो लिख दिया V1, यानी कि Q1 चार्ज जो है B पॉइंट पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है उसे मैंने V1 से रिप्रेजेंट कर दिया और K Q1 कर दिया, और इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मैंने किससे लिख दिया, R12 लिख दिया। कितना लिख दिया, R12 हो गया। इतना समझ में आया? ठीक। अब इतना समझ लें, ये एक्सप्रेशन मैंने अभी पहले से बना दिया। अब हम अपने इसको हटा देता हूं मैं, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना डेरिवेशन। कैसे करना, अब तो देखो हमारे पास क्या है, एक चार्ज है Q1 जो कि इंफिनिटी पर रखा है, जो कि इंफिनिटी पर रखा हुआ है। आप उस Q1 को जब लाकर इस A पॉइंट पर रखते हो तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने देखा फॉर्मूला V = W/Q, ये जनरल फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन का क्या हो गया, V × Q।
तो हमने पहले केस में निकाला W1 वर्क डन, यानी कि Q1 को इन्फिनिटी से लाकर अगर A पॉइंट पर रखें तो कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन इक्वल्स टू, अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, इस पोटेंशियल को हमने किससे रिप्रेजेंट करा है, VR1 से इतना पोटेंशियल है, और इस Q की जगह क्या लिखते हैं, जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो, तो ये हो गया Q1। तो इन्फिनिटी से आप किसी चार्ज को यहां पर लाके रखते हो तो वर्क डन इतना हो जाएगा। अगर जो इससे पहले वाले डेरिवेशन में, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज 2.5 में आपने देखा होगा, उसमें क्या होता था, जब इस Q1 को लाके यहां रखते थे पहली बार तो वर्क डन जीरो हो जाता था। इसलिए जीरो होता था कि जब यहां लाके रखते थे तो पोटेंशियल यहां का कितना होता था, जीरो, यानी कि यहां पोटेंशियल प्रेजेंट ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर इस Q1 को जब आपने यहाँ ला के रखा तो इस Q1 को छोड़कर उससे पहले ना कोई चार्ज था ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स था, इसलिए उसमें जीरो होता था। पर इसमें जीरो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो रही है, यहाँ पर ऑलरेडी पोटेंशियल है, इसलिए वर्क डन यहाँ पे जीरो नहीं हुआ। अब दूसरा स्टेप देखो, अब क्या है, अब इन्फिनिटी से तो आप इस Q1 को ला के रख दिया, अब दूसरा चार्ज इन्फिनिटी पे रखा है Q2, अब Q2 को कहाँ ला के रखना है, B पॉइंट पर। अब क्या होगा, जब आप Q2 को लाकर B पॉइंट पर रखोगे तब वर्क डन कितना होगा, तो W2। देखो फॉर्मूला तो यही लगेगा। अब इसमें थोड़ा पॉइंट समझना आपको कि V की जगह क्या रखेंगे, V की जगह पर आपने Q2 को कहाँ ला के रखा, B पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर पहली चीज तो ये समझना है कि ये तो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो ही रहा है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो भी सोर्स रखा था पहले से हमने चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर तो ये तो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो ही रहा है। लेकिन अब आप Q1 को जब आपने लाके यहाँ रख दिया, इस पॉइंट पर Q1 को लाके रख दिया और Q1 को इन्फिनिटी से लाके यहाँ रखने में इतना वर्क डन हुआ, अब आप Q2 को लाके यहाँ रखना है इस पॉइंट पर, तो ये Q1 भी तो अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, Q1 भी तो, क्योंकि आप पहले जब आप Q1 को लेके आए तो सिर्फ यही पोटेंशियल था, लेकिन जब आप Q2 को लेके आए तो Q2 को यहाँ रखा तो ये तो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो ही रहा है यहाँ पर, लेकिन अब Q1 भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो आप क्या लिखेंगे, इसने कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करा इस पॉइंट पर, उसको तो हमने लिख दिया V1 से, यानी Q1 जितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करे यहाँ पर, इस V की जगह समझना, इस V की जगह क्या क्या लिखेंगे, प्लस, और यहाँ पर ये भी तो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो इस पॉइंट में पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रही है उसकी वैल्यू ये हो गई। तो हमने लिखा VR2, ब्रैकेट लगा दिया, ये बेस में लगाना है और इसको पूरे को ब्रैकेट में कर दिया। बात समझना, इस V की जगह पर इन दोनों पोटेंशियल का सम आया, यानी कि इस पॉइंट पर ये भी पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा और ये तो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो ही रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से, ये हो गया। और Q की जगह क्या लिखेंगे, जिसको लेके आए वो क्या हो गया आपका, Q2 हो गया। अब क्या हो गया आपका, W2 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू हमने पहले यहाँ एक्सप्रेशन पहले बना लिया, तो हम क्या लिखेंगे, K Q1 अपॉन R12, 12 का मतलब इस Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस, प्लस इसकी जगह पर तो हम ऐसे ही लिख देंगे VR2 और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ लिख दिया Q2। अब उसके बाद क्या करना है, आप ब्रैकेट ओपन कर दो, तो W2 कितना हो जाएगा, W2 हो जाएगा KQ1 और ये Q2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा Q2 अपॉन R12 प्लस VR2 इतना हो जाएगा। अब W1 आ गया, W2 आ गया, तो ये पहली इक्वेशन आ गई, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। Q1 को इस पॉइंट पर ला के रखने में कितना वर्क डन हुआ, इतना, Q2 को इस पॉइंट पर ला के रखने में कितना वर्क डन हुआ, इतना। अब टोटल वर्क डन निकालना है, तो W ये हो गया आपका नेट, किसके बराबर हो जाएगा, W1 प्लस W2 के बराबर हो जाएगा भाई। तो W नेट जो है वो W1 की वैल्यू कितनी है, ये लिख दिया हमने VR1 और Q1 प्लस, अब W2 की जो वैल्यू ये इसको लिखना है तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, इस टर्म की दोनों प्लस में, इसको पहले लिख दूँ, इसको बाद में लिख दूंगा।
तो VR2 थोड़ा ऑर्डर में सही लगेगा ना, ये V लिखा है यहाँ पर R1 R2 बस, और कोई बात नहीं, प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12, ये आ गया एक्सप्रेशन। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन है, छोटा सा देखें, कोई ज़्यादा लंबा डेरिवेशन, बस आपको इसमें थोड़ा समझना है पॉइंट कि कहाँ पर पोटेंशियल पुट करना है, कहाँ पर क्या करना है। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में वर्क डन 0 हो रहा था, यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब Q1 को यहाँ ला के रखा है तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चीज़ को रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर आपको पता है एक फोर्स लगाएगी, जब फोर्स लगा रही तो वर्क डन तो होगा, पोटेंशियल भी प्रेजेंट है। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, समझ आया, इट्स ओके। इसके बाद अब आप एक इसमें छोटा सा डेफिनेशन देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसकी एसआई यूनिट जो होती है वो जूल होती है, और उसकी एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये कई जगह यूज होती है, आगे भी देखोगे आप, आगे चैप्टर में भी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसकी डेफिनेशन समझ लो, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है वो समझ लो। कभी कभी आ जाता है डिफाइन करने के लिए, डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो भी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या याद की, 1 इलेक्ट्रॉन हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कह सकते हैं 1 स्मॉल ई और ऐसे बड़ा वी, कैपिटल वी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो होती है वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इतने जूल के बराबर होती है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट होती है, उसकी जूल भी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। तो जूल तो ऐसा यूनिट है, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा यूनिट नहीं है, ये याद रखना। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हो सकती है यूनिट, बट वो ऐसा यूनिट नहीं है, जूल ही ऐसा यूनिट है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, और कहीं कोई न्यूमेरिकल करना है तो आपको उसको जूल में ही कन्वर्ट करना होगा ऐसा ही सिस्टम में, तब आप उसे करेंगे, ऐसे नहीं करें डायरेक्टली। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है एनर्जी की। आपको समझ में आ रहा हो, देखो 1.6 10⁻⁻19 जूल, यानी कि कैसे लिखेंगे, 1.6 लिखा और इसके नीचे क्या लिखा 1, और अब 10⁻⁻19 तो क्या जगह +19, इतना ही ऐसे तो लिख सकते हैं। अब 1.6, अब 1 के आगे कितने जीरो लगाओगे, 1 के आगे 1 2 3 ऐसे कितने लगाते हो, 19 जीरो लगाओगे। उसके बाद इस 1.6 को डिवाइड करोगे तब क्या आएगी, जूल में वैल्यू आएगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी की बहुत छोटी यूनिट है, बहुत कम वैल्यू है। तो इसका एक इतनी छोटी वैल्यू को उन्होंने एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन बना लिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस समझ में आया, इस तरीके से आपने 11th में ही पढ़ा होगा। 1 लाइट ईयर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्या था, ये लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की लार्ज यूनिट थी। लाइट 1 साल लगातार चलती रहे अपनी स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको क्या बोल दिया, 1 लाइट ईयर। अब उस डिस्टेंस को लिखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। अब वैसे क्या हो जाएगा, आसान हो गया, लिख दिया 1 LY 1 लाइट ईयर। जब कन्वर्ट करना है तो उसे कन्वर्ट कर लेंगे, पता होता है कि 1 लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर या कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये एक तरीके होते हैं। अच्छा, अब आ जाओ उसकी डेफिनेशन पर कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप डिफाइन कैसे करेंगे। देखो क्या होता है, सपोज कर लिया आपने कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर का मतलब कोई वायर का पीस है, ठीक है। अब ये मसलन इतना मोटा सिलेंडर बना दिया, बोल रहे हैं वायर, अरे दिखाने के लिए बना दिया है, समझ रहे हो। उससे हमने एक सेल लगा दिया। ये जो कंडक्टर है इसमें मान लिया इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, हमने मान लिया। अब कंडक्टर होगा तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी समझाने के लिए आप मान लो, बस मानना ही है फिजिक्स में, ऐसा मान लो ऐसा मान लो। आपने देखा ना, मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही है तो क्या बोलते हैं, मान लो। दिख तो रही नहीं होती है, वो एक्सपेरिमेंट से पता चलता ना कि वो ऐसा कर रहा है ऐसे कर रहा है। जब उसका पैटर्न आपने कहीं
देखा होगा, बनाया होगा मैग्नेट के केस में 10th क्लास में आयरन फिलिंग्स के साथ, तब बोलते हैं हाँ देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, लेकिन दिखती तो नहीं है ना, फिजिक्स में ऐसे ही चलता। अब इसमें क्या हो गया, हमने मान लिया इसको, इस कंडक्टर में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस वायर में सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसे लगा दिया बैटरी से, 1 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ हमने लगा दिया एक स्विच, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही स्विच को ऑन करा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से खींचेगा। तो हमने कहा जब इसे खींचेगा तो ये भागेगा, जब ये भागेगा तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट होगा। मान लो पहले रुका हुआ था, अब दौड़ने लगा, इसने पॉजिटिव टर्मिनल से खींचा तो एक्सेलरेट होगा, जब उस एक्सेलरेट हुआ तो उसमें एनर्जी आई, उसमें क्या हो गई, एनर्जी आई। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा V = W/Q, तो W = किसके बराबर हो गया, W = हो गया VQ के बराबर। एक चीज हमें ध्यान रखना, क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है Q = N, क्वांटाइजेशन एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी फर्स्ट चैप्टर में, तो उसमें Q = N एक फॉर्मूला आ गया, इफ N = 1 तो Q = E। जब भी कहीं पर अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात आए तो हम Q की जगह E लिख देते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ Q लिखा हटा के E लिख दिया तो आप सोच रहे हैं अभी तो Q लिख रहा है, अभी E लिख दे रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो सिंपल चीज है, Q = N, N की वैल्यू 1 तो Q = E। Q क्या है, चार्ज है, अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो E, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो 2E, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर हमने क्या लिखा, W। अब जो V है पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल जो सेल का है वो कितना है, 1 वोल्ट। अब Q की जगह तो क्या हो गया, E हो गया, इसको ऐसे मैं और लिख देता हूँ VE, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ 1.6 × 10⁻⁻⁹ होता है। यहाँ पर हम उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वैसे तो यहाँ माइनस लगता है चार्ज से पहले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो W कितना आ गया हमारा, = 1.6 × 10⁻⁻⁹। अब वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। भाई ये वोल्ट जो है वो ऐसा यूनिट है, आपने चार्ज जो लिया उसकी वैल्यू कूलम में लिया तो ये भी ऐसा ही, तो वर्क डन की जो यूनिट आएगी वो भी किस में आएगी, SI में। तो वर्क डन की ऐसा यूनिट है जूल। तो W = 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल आया। कैसे आया, ये वैल्यू तब आई जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया 1 वोल्ट की बैटरी से। तो एक्सेलरेट क्या हुआ, वो भागा, जब भागा तो उसमें क्या हो गई, एनर्जी आई, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो हम जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करें तो हम बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी, 1 electron volt is the energy gained by an electron when accelerated through a potential difference of 1 volt। 1 volt के सेल से अगर आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा के दौड़ा देते हो तो उसमें जो एनर्जी आती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने therefore क्या लिख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर हो गया, 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर हो गया। बात समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आया। 1 electron volt is the energy gained by an electron when accelerated through a potential difference of 1 volt। तो बच्चों इससे आपको क्या पता चला, इससे पता चला कि 1 electron volt 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर होता है। इस वैल्यू को आपको याद करके रखना है। कहीं पर भी अगर एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है तो आपको उसको जूल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा यूनिट नहीं है, जूल ऐसा यूनिट है। जैसे लिखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप क्या करोगे, 5 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल, इस तरीके से, यानी कि इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इस वैल्यू को याद रखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। इट्स ओके। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं।